बंगाल समेत 5 राज्यों में याश तूफान का अलर्ट जारी। आज पीएम मोदी करेंगे शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक, तूफान की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजस्थान में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। सीएम अशोक गहलोत का दावा, कोविड पर संजीदा है राजस्थान सरकार। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 84% कम हुए नए केस। मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर मापी गई 4.3 तीव्रता, नुकसान की नहीं है कोई खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और चले करते हैं बुलेटिन का आगाज। बीते दिनों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने कई राज्यों को तहस नहस किया था। इस तूफान का कहर से अभी भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में साइक्लोन याश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 24 मई तक चक्रवाती तूफान याश का रूप ले लेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान याश 26 मई की शाम को पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तटों पर पहुंच सकता है। चक्रवाती तूफान याश के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। साथ ही इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में टीमों की तैनाती भी शुरू की है। वहीं कोविड-19 महामारी के बीच चक्रवाती तूफान याश की खबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने शनिवार को अधिकारियों को सावधान रहने और किसी भी खतरे से निपटने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चक्रवात शेल्टरों में लग रही भीड़ की वजह से वायरस ना फैलने पाए, इसके लिए भी खास इंतजाम किए जाएं। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स जवानों की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के संदिग्ध उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जी हां, मुठभेड़ में असम राइफल्स का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। शहीद जवान की पहचान राइफलमैन अवतार चकमा के रूप में हुई है। दोनों घायल जवान खतरे से बाहर हैं। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक लोंगवी गांव के पास सशस्त्र आतंकवादियों की मौजूदगी में एक गुप्त सूचना मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए असम राइफल्स के जवानों ने शनिवार सुबह एक तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान चरमपंथियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक घायलों की पहचान राइफलमैन बबलू और राइफलमैन बलदेव के तौर पर हुई है और उन्हें एयरलिफ्ट कर एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। देश में लगातार फैल रहे तूफान की वजह से अभी भी हालात सही नहीं हैं। अभी चक्रवाती तूफान तोकते की तबाही से महाराष्ट्र, गुजरात समेत अन्य राज्य जूझ रहे हैं। अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात याश का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान याश ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जी के दास ने बताया कि 26 मई की शाम तक इस चक्रवात के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पड़ोसी देश के तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं से लेकर पीएम मोदी आज वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करेंगे और तूफान के बचाव पर चर्चा की जाएगी। बैठक में गृह मंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद गांव पंचायत कसमंडी खुर्द में एक ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी से सांसद कौशल किशोर ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान पद का चुनाव फिर से कराए जाने की मांग भी की है। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद कौशल किशोर ने ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएमओ ऑफिस को टैग करते हुए लिखा है कि जनपद लखनऊ के विकासखंड मलिहाबाद की गांव पंचायत
कसमंडी खुर्द के प्रधान पद का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। जो प्रधान पद का चुनाव जीता है उसे जीतने का प्रमाण पत्र सलीम के नाम से जारी हुआ है। पत्नी भी मुस्लिम है, तो आखिर सलीम का अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र कैसे बना, ये एक बड़ा सवाल है। कसमंडी खुर्द का प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था और यहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को चुनाव लड़ना था। ऐसे में सलीम नामक व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के आधार पर चुनाव लड़ा। इसी मामले को लेकर बीजेपी सांसद ने सवाल खड़े किए। लखनऊ के मोहनलाल गंज से बीजेपी सांसद का कहना है कि इससे पता चलता है कि सलीम की शादी मुस्लिम लड़की से हुई है। सलीम मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज और इस्लाम धर्म को मानता है और भारतीय संविधान के आदेश 1950 के पैरा 3 में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज से रहता है और मुस्लिम धर्म का अनुपालन करता है तो वो अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोरोना लॉकडाउन के नाम पर एक कलेक्टर ने शर्मनाक हरकत की है। कलेक्टर ने अपनी प्रशासनिक ताकत का बेवजह इस्तेमाल कर बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर पटक दिया और फिर उसके ऊपर थप्पड़ भी जड़ दी। इतना ही नहीं, कलेक्टर साहब इस कदर गुस्सा हुए कि उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को इस 13 साल के युवक को पीटने का भी हुक्म दे दिया, जिसके बाद युवक को पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। किसी ने डंडा मारने वाले डीएम रणवीर शर्मा का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिस युवक के साथ कलेक्टर रणवीर शर्मा ने हरकत की, उसने बाकायदा रणवीर शर्मा को अपनी दवाई की पर्ची भी दिखाई और बताया कि वो दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था, लेकिन डीएम रणवीर शर्मा नहीं माने और उन्होंने युवक को थप्पड़ मारे और कहा कि ये उनका वीडियो बना रहा है। इतना ही नहीं, युवक का मोबाइल पटकने तथा सुरक्षा कर्मी से पिटवाने के बाद उन्होंने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दे दिए। घटना के बाद जिस युवक के साथ डीएम ने अभद्रता की, उसके पिता ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे को बाहर दवा लेने भेजा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्टर ने जो उनके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया है वो काफी तकलीफदेह है। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम रणवीर शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मेरा किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। जब युवक टीकाकरण के लिए बाहर आया था, उसके पास कोई उचित दस्तावेज नहीं था। बाद में उसने कहा कि वो अपनी दादी से मिलने जा रहा है। जब उसने दुर्व्यवहार किया तो मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो 13 साल का नहीं बल्कि 23-24 साल का नौजवान था। मुझे अपने व्यवहार के लिए खेद है और मैं माफ़ी मांगता हूं, पर माफ़ी मांगने के बाद भी लोग सोशल मीडिया पर डीएम को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और लोग लगातार वीडियो को शेयर कर डीएम के खिलाफ एक्शन लेने को कह रहे हैं। चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोशल मीडिया पे अभी चल रहा है कि वो बच्चा जो है 13 साल का है, जबकि घने जंगलों के बीच रहने वाले नक्सलियों तक भी कोरोना वायरस की पहुंच हो गई है। सुरक्षा बलों के विश्वस्त सूत्रों की माने तो सैकड़ों की संख्या में नक्सली कोरोना की वजह से बीमार चल रहे हैं। भले अधिकारी इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने में झिझक महसूस कर रहे हैं कि वो सब कोरोना संक्रमित हैं, अधिकांश की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बीमार हुए ज्यादातर नक्सलियों में कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण बताए गए हैं। जिन नक्सलियों की हालत ज्यादा खराब हो रही है, उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों के आगे आत्मसमर्पण करना भी शुरू किया। पिछले 3-4 दिनों में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में करीब आधा दर्जन नक्सली आत्मसमर्पण कर भी चुके हैं। तहकीकात के दौरान इन सभी नक्सलियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सुरक्षा बलों ने अपने वादे के मुताबिक संक्रमित नक्सलियों को प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देकर कोविड सेंटर में भेज दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक दिन पहले ही 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के मंडला में पेड़ की छांव में ब्लैक बोर्ड के सामने विद्यार्थियों को पढ़ाई करते हुए गांव की पाठशाला में अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस पाठशाला में शिक्षक की जगह पुलिस और विद्यार्थियों की जगह सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोग हैं। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए एक अलग ही पाठशाला बना दी। यातायात पुलिस द्वारा बिना किसी वजह के बाहर घूमते पाए गए लोगों को बाकायदा ब्लैक बोर्ड के सामने बैठाकर नर्सरी के बच्चों की तरह उनकी क्लास ली गई। क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, घर में रहना है मजबूरी। क्लास में बैठे लोगों को बार बार ये पंक्तियों रटवाई गई। मंडला पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए ये कोरोना महामारी को लेकर के कि अनावश्यक रूप से आप ना घूमें, इसी तारतम्य में मंडला पुलिस ने अभी यहाँ पर कुछ लोगों को जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उन्हें रोक करके उन्हें समझाइश दी गई। एक क्लास के रूप में हमने एक पाठ पढ़ाया, उन्हें सबक सिखाया। उसमें लिखा हुआ था 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, घर पर रहना मजबूरी। से आई तस्वीर हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर लोगों के साथ पुलिस ने ऐसा सलूक किया जिसको वो अब ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए पीएम योजना के तहत मुफ्त राशन देने की बात की गई है, लेकिन फरीदाबाद जिले के बहुत सारे डिपो धारक पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन को ही डकार रहे हैं और गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन के बारे में काफी हद तक कार्ड धारकों को पता ही नहीं होता, जिसका डिपो धारक पूरा फायदा उठाते हैं। वहीं कार्ड धारकों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद फूड और सप्लाई विभाग के अधिकारी खाना पूर्ति करते हैं। हमारे ये 45 किलो मिला है। तो कितने मेंबर हैं आपके परिवार में? 9 जने। जो सरकार की तरफ से जो गरीबों के लिए दिया जा रहा है वो मिला है क्या आपको? ये वो नहीं मिला, सिंगल मिला है। तो आपको पता था उसके बारे में? नहीं पता। तो आपका जो राशन है वो नील कर लिया है और आपको राशन नहीं दिया? हाँ, वो दोबारा नहीं दिया। तो क्या कहता है डिपो संचालक? वो कह रहा है कल दूंगा। तो इससे पहले पता थी आपको? नहीं पता ही। कैसे पता चला कि आपको दोबारा मिलेगा? ये ऐसे ही हम पूछने के चले गए तो जब कह रहा हो। पूछने चले गए तब बता रहे हैं? हाँ, बताया ना उन्हें पहले हमें। पहले कुछ नहीं बताया ना। कितने परिवार हैं जिनको सिंगल मिला है? अब भाई ये मैं नहीं कह सकती। सभी को सिंगल? सबको ही सिंगल दियो, डबल किसी को ना दियो। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी डिपो होल्डर अच्छे हैं या सभी डिपो होल्डर बुरे हैं। जो भी डिपो होल्डर सरकार की हिदायतों अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो पीएम योजना की तरफ से आया वो कितना गेहूं आया और कौन कौन से हिसाब से लोगों को मिलेगा? 5 kg पर मेंबर है, उसमें 3 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा, इस तरह का है। रेगुलर के अतिरिक्त है वो, तो महीने में 2 बार है वो। एक रेगुलर है प्लस एक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना का है। सभी डिपो पे पोस्टर लगाने की बात हुई है पर किसी डिपो पे नहीं पाता सर, उसको लेकर किस प्रकार का? हर एक डिपो वाले को कहा गया है कि हर एक अपना जो भी डिटेल्स है वो लगाए, पेंट करवाए, अलग से बोर्ड लगवाए, अपना नाम भी लिखे, लाइसेंस नंबर भी लिखे, रेट लिस्ट भी रखे, बोर्ड भी, स्टॉक बोर्ड भी भरे। और यदि कोई ऐसा करता नहीं पाया गया, ऐसा नहीं करता है। और फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है।
जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए जाने की खबर सामने आई है। जी हां, ये बड़ी खबर, प्रदेश के सभी सीएमओ को ये आदेश जारी किए जा चुके हैं। 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मेडिकल ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। जिस तरह से कोरोना लगातार पांव पसार रहा है देश भर में, जिस तरह से 4000 से ज्यादा कोरोना से मरने वालों की तादाद में कहीं कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, उसी को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि स्वास्थ्य महकमे को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के आनंद फानन में तबादले की घोषणा यूपी सरकार ने की है। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी खबर एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना लगातार लोगों को अपनी जद में लेता हुआ चला जा रहा है, जिस तरह से कोरोना आम से लेकर खास हर किसी को अपना शिकार बनाने पर आमादा दिखाई दे रहा है, उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है कि स्वास्थ्य महकमे को सही तरीके से, कायदे से, सलीके से काम किया जाए। इसीलिए कुछ मेडिकल अफसर्स का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आपको बता दें कि हालांकि ये बात सही है कि पहले के मुकाबले अब कुछ आंकड़ों में कमी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये बात भी सही है और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि मरने वालों का जो ग्राफ है वो भी 4000 से ऊपर रोजाना का है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर रोजाना 4000 लोग देश में से मर रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, तो ये चिंता का सबब है। भारतीय रेलवे की टाइमिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं और भारतीय ट्रेन कुछ मिनट्स में ही नहीं बल्कि अक्सर ही घंटों घंटों लेट आती है। पर दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां लेट लतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। ऐसे ही देशों की श्रेणी में जापान देश का नाम भी शामिल है। जापान ट्रेनों के कामयाब संचालन के मामले में बेहतर है और काफी आगे है। ट्रेन संचालन की टाइमिंग के मामले में जापान पहले नंबर पर आता है। जानकारी के लिए बता दें कि आपको वहां ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं मिलती, लेकिन हाल ही में जापान में भी ऐसा हो गया और वहां एक बुलेट ट्रेन महज 1 मिनट लेट हो गई। तो वही ट्रेन के 1 मिनट लेट होते ही हंगामा बरपा हो गया, जिसके बाद ट्रेन के लिए लेट होने से की वजह का तत्काल पता लगाया जाना शुरू हुआ। जांच में पाया गया कि ट्रेन के ड्राइवर के टॉयलेट जाने के कारण ये देरी हुई थी। जांच के दौरान ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया कि उसे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब तरह का दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद वो टॉयलेट चला गया और ट्रेन लेट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि देश में जहां हमारे देश का जहां तक जिक्र हम अगर करें तो अक्सर देखने में आता है कि आमतौर पर ट्रेन लेट हो जाती है, लेकिन एशिया का ही एक देश जापान, जो अपने अनुशासन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वहां पर कभी भी ट्रेन लेट नहीं होती। लेकिन पहली बार जब ऐसा हुआ कि कोई ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई तो उसके लिए भी ट्रेन के ड्राइवर को सफाई देनी पड़ी। आज सुबह मणिपुर के उखरूल जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक उखरूल जिले में सुबह 6:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। भूकंप में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने आई है। हालांकि सुबह के वक्त आए इस भूकंप से इलाके के लोग खासी दहशत में हैं।
पंजाब के तरन तारन में एक बेटे ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल मामला तरन तारन के नौरंगाबाद का है, जहां महिला ने अपनी बेटी के साथ मिलने गई थी। वहां महिला के बेटे करज सिंह ने घरेलू विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी और मौके वारदात से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तरन तारन सिविल हॉस्पिटल भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर अपनी ही मां को एक बेटे ने कत्ल कर दिया। पंजाब के तरन तारन से ये खबर सामने आई। कहते हैं कि जिस तरह से रिश्तों में लगातार दरार बढ़ती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, उसी की एक वानगी आज हमारे सामने पेश आई, जब पंजाब के तरन तारन से एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। और फिलहाल रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। आज झांसी दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड का निरीक्षण करेंगे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कोरोना को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। झांसी के किसी भी एक गांव का कर सकते हैं इंस्पेक्शन। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। आज झांसी दौरे पर रहेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी, और इसीलिए ताकि कोरोना पर किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर लगाम लगाई जा सके, कोरोना पर नकेल कसी जा सके, कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लगाया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि नई महामारी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अस्पतालों को दवा उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 जांच के लिए शनिवार को चलंत आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वैन को रवाना किया गया। यूपी के लखनऊ से आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग ने कई झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि झोपड़ी के अंदर लोग रजाई गद्दे में रुई भरने का काम करते थे, जिससे कम समय में ही भयंकर आग लग गई। गनीमत है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए। इस संबंध में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कहा गया है कि यूपी सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। इसी भावना के तहत हमने कोविड की इस दूसरी लहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई है। प्रदेशव्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने में इससे आशातीत सहायता मिल रही है। प्रदेशवासियों की ओर से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में 31 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को विस्तार दे जाने का फैसला किया गया है। वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल संबंधी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाएं ही जारी रहेंगी। इससे पहले 15 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए थे। यूपी के बदायूं थाना सिविल लाइन में एक युवक का मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिस पर बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को मेडिकल मुआयने के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वहीं मामले में एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है
और जो भी सबूत निकलकर सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सिविल लाइन क्षेत्र में एक 2 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पॉक्सो एक्ट व आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा। राजधानी दिल्ली में स्पाइस जेट का एक विमान ईंधन की कमी की वजह से हवा में अटक गया। इस विमान में कई नामचीन हस्तियां भी मौजूद थी और सभी की सांस हलक में अटक गई। देश की लोकप्रिय मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय बॉक्सिंग दल के 30 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली से दुबई गए स्पाइस जेट के एक विमान को करीब 45 मिनट तक हवा में चक्कर लगाने पड़े। ईंधन के लिए आपात स्थिति घोषित करने के बाद ये विमान शनिवार सुबह दुबई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। डीजीसीए ने इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने पारसी पंचायत संगठन की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही सूरत के स्थानीय अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। संगठन ने याचिका दायर कर कोविड-19 से मरने वाले समुदाय के सदस्यों का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की परंपराओं के मुताबिक करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति निर्जर देसाई की अदालत ने शुक्रवार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। मामले में एक याचिकाकर्ता डॉक्टर होमी दूधवाला के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अभी तक पारसी समुदाय के कम से कम 180 सदस्यों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पारसियों की अंतिम विधि जहां की जाती है वो स्थान एक बगीचे के जैसा होता है। यहां उनके शव की अंतिम विधि की जाती है। पारसी धर्म में मृतक को जलाया नहीं जाता, ना ही दफनाया जाता है। इसी तरह नदी में भी नहीं बहाया जाता। यदि किसी की मौत हो जाए तो उसके मृत शरीर को एक टावर पर लटका दिया जाता है ताकि गिद्ध उसको अपना भोजन बना सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।